नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइंस। नीति आयोग के पुनर्गठन की अधिसूचना जारी। विशेष आमंत्रित सदस्यों की संख्या में हुआ इजाफा। 2015 में बना था नीति आयोग। अनुच्छेद 341 पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। राज्यों को नहीं है अधिकार, बदलाव का अधिकार केवल संसद के पास। और एशिया की पहली हेल्थ रिसर्च संबंधित प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी का हुआ शुभारंभ। फरीदाबाद में की गई है स्थापना। दुनिया में केवल 9 ऐसी लैब्स मौजूद। आइए शुरू करें। केंद्र सरकार ने नीति आयोग को रिकॉन्स्टिट्यूट यानी पुनर्गठित करने की अधिसूचना जारी की है। मतलब यह कि नीति आयोग के कंपोजिशन यानी संरचना में बदलाव किया गया है। यह बदलाव मुख्य तौर पर स्पेशल इनवाइटीज यानी विशेष आमंत्रित सदस्यों की संख्या में है। पहले नीति आयोग में स्पेशल इनवाइटीज सदस्यों की संख्या 5 हुआ करती थी, जो अब बढ़ाकर 11 कर दी गई है। अब हम नीति आयोग के कंपोजिशन को एक बार समझ लेते हैं। इसके चेयरपर्सन भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग में अध्यक्ष के पद पर काबिज हैं। इसके वाइस चेयरपर्सन की नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। वाइस चेयरपर्सन को कैबिनेट मिनिस्टर की रैंक हासिल होती है। वर्तमान में इस पद पर सुमन के बेरी हैं। इसके फुल टाइम मेंबर्स यानी पूर्णकालिक सदस्यों को मिनिस्टर ऑफ स्टेट का दर्जा हासिल होता है। पूर्णकालिक सदस्यों में वैज्ञानिक वीके सारस्वत, कृषि अर्थशास्त्री रमेश चंद, बाल रोग विशेषज्ञ वीके पॉल और अर्थशास्त्री अरविंद विरमानी शामिल हैं। इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर्स अधिकतम 4 होते हैं। ये भारत सरकार की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में से होते हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया जाता है। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शामिल हैं। मुख्य बदलाव स्पेशल इनवाइटीज यानी विशेष आमंत्रित सदस्यों की संख्या में किया गया है। ये सदस्य अपने क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं। इन सदस्यों को भी प्रधानमंत्री ही नामित करते हैं। इसमें ज्यादातर सदस्यों में सरकार के मंत्रियों को ही जगह दी गई है। वहीं नीति आयोग में एक सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का पद होता है, जिसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। यह पद भारत सरकार में सचिव के बराबर होता है। वर्तमान में BVR सुब्रमण्यम सीईओ के पद पर हैं। आपको बता दें, जनवरी 2015 में 65 साल पुराने योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग का गठन किया गया था। मकसद था राष्ट्रीय स्तर पर विकास के लिए एक संस्था का गठन करना। नीति आयोग भारत सरकार का प्रमुख नीतिगत थिंक टैंक है, जो दिशात्मक और नीतिगत इनपुट प्रदान करता है। नीति आयोग भारत सरकार के लिए दीर्घकालिक नीतियों और कार्यक्रमों को डिजाइन करने के साथ साथ केंद्र और राज्यों को तकनीकी सलाह भी प्रदान करता है। एक बात जो यहां याद रखनी है वो है, नीति आयोग को भी केंद्र सरकार ने योजना आयोग की तरह ही एक कार्यकारी प्रस्ताव के जरिए गठित किया है। इसलिए न तो यह संस्था संवैधानिक है और न ही सांविधिक। संवैधानिक संस्था से मतलब है जिसका जिक्र संविधान में हो, जिसका गठन संविधान के अनुसार हो, जैसे वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में है। और सांविधिक संस्था से मतलब है जिसका गठन संसद के एक्ट के जरिए हुआ हो, जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इसका एग्जाम्पल है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने एशिया की पहली हेल्थ रिसर्च संबंधित प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी का शुभारंभ किया है। यह फैसिलिटी फरीदाबाद स्थित ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में तैयार की गई है। इसका गठन सेपी यानी कोलिशन ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशंस के तहत किया गया है। सेपी के तहत गठित ये पूरी दुनिया में ऐसी 9वीं लैब है और एशिया में पहली लैब है। प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी से क्या मतलब है? देखिए, जब भी किसी दवा को मंजूरी मिलती है तो पहले इस बात की जांच की जाती है कि जब इसे इंसानों को दिया जाएगा तो उन पर क्या प्रभाव होगा। कुछ दवाएं जिस बीमारी के लिए बनी होती हैं उसे तो ठीक कर देती हैं, लेकिन साइड इफेक्ट के तौर पर इंसानों को कुछ दूसरे नुकसान पहुंचा देती हैं। इन फैसिलिटीज में इनके नुकसान पहुंचाने की क्षमता को ही परखा जाता है। ये प्री क्लिनिकल रिसर्च भी 2 तरह से होती है, इन विट्रो और इन विवो। इन विट्रो एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब है इन ग्लास। इसमें मेडिकल स्टडी या एक्सपेरिमेंट लैब के भीतर स्थित टेस्ट ट्यूब या लैब की डिश में की जाती है। वहीं इन विवो भी एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब है इन लिविंग। इसमें मेडिकल रिसर्च किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में की जाती है। अब इन दोनों के डिफरेंस को समझिए। इन विट्रो में बॉडी के किसी टिश्यू या सेल पर रिसर्च की जाती है, वहीं इन विवो में पूरी बॉडी पर रिसर्च की जाती है। ऐसा नहीं है कि इन विवो में ये रिसर्च ह्यूमन बॉडी पर की जाने लगेगी। आमतौर पर चूहे जैसे एनिमल की बॉडी पर रिसर्च करके पता लगाया जाता है कि ड्रग ह्यूमन बॉडी पर कैसे काम करेगा।
मैंने ऊपर एक संस्था सेपी का जिक्र किया था। सेपी एक पब्लिक प्राइवेट अलायंस है। इस अलायंस का मकसद भविष्य में होने वाली महामारियों से दुनिया को सुरक्षित करना है। इसकी प्रायोरिटी लिस्ट में निपा, चिकनगुनिया, इबोला, लासा और कोविड जैसी बीमारियां शामिल हैं। इसे 2017 में विश्व आर्थिक मंच के दावोस बैठक के दौरान लॉन्च किया गया था और इसका मुख्यालय नॉर्वे के ओस्लो में है। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है। इसके मुताबिक राज्यों के पास अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित की गई सूची में परिवर्तन का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने यह फैसला बिहार सरकार द्वारा 2015 में तांती ततवा समुदाय को अनुसूचित जाति के तौर पर कैटेगराइज करने के चलते लिया गया है। कोर्ट ने साफ किया कि अनुच्छेद 341 में बदलाव करने का अधिकार राज्य सरकार के पास नहीं है। कोर्ट के मुताबिक ऐसा करना अक्षम्य है। बिहार सरकार ने तांती ततवा समुदाय को ईबीसी यानी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस से एससी यानी शेड्यूल्ड कास्ट में की कैटेगरी में शामिल किया था। कोर्ट ने इस समुदाय को वापस से ओरिजिनल कैटेगरी में शामिल करने का आदेश दिया। हम समझते हैं कि अनुच्छेद 341 में आखिर कहा क्या गया है। पहले क्लॉज में यह बताया गया है कि भारत के राष्ट्रपति किसी भी राज्य या संघ शासित प्रदेश की किसी भी जाति को सार्वजनिक अधिसूचना के जरिए अनुसूचित जाति के रूप में पहचान दे सकते हैं। राज्य के मामले में राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श करने के बाद ऐसा करते हैं। वहीं दूसरे क्लॉज में यह बताया गया है कि भारतीय संसद ऐसी ही अधिसूचना के द्वारा लिस्ट में अनुसूचित जाति को शामिल कर सकती है या इससे बाहर कर सकती है। अब आप समझ पा रहे होंगे कि संविधान में इस लिस्ट में किसी समुदाय को बाहर करने का अधिकार संसद के पास है। जब यह काम बिहार सरकार द्वारा किया गया तो कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया। कोर्ट के मुताबिक अनुच्छेद 341 के तहत जारी की गई लिस्ट में केवल संसद ही बदलाव कर सकती है। इधर भारत, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच त्रिपक्षीय फोकल पॉइंट बैठक आयोजित हुई। बैठक का मुख्य मकसद हिंद प्रशांत की स्थिति की समीक्षा करना था। इस दौरान बैठक में तीनों पक्षों ने मुक्त, खुले और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र में काम करने पर जोर दिया। साथ ही तीनों पक्षों ने IPOI यानी इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और IORA यानी इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के ढांचे के तहत सहयोग तलाशने पर भी चर्चा की। इसके अलावा तीनों देशों ने समुद्री क्षेत्र की जागरूकता, समुद्री प्रदूषण और ब्लू इकोनॉमी में सहयोग की संभावनाओं को भी तलाशा। भारत के समुद्री पड़ोसियों के बीच क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाने और एक सुरक्षित समुद्री क्षेत्र बनाने के लिए इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव की शुरुआत की गई है। इसका सुझाव सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन के दौरान दिया था। यह 7 क्षेत्रों में सहयोग पर आधारित पहल है। ये क्षेत्र हैं समुद्री सुरक्षा, समुद्री पारिस्थितिकी, समुद्री संसाधन, क्षमता निर्माण और संसाधन साझा करना, आपदा जोखिम शमन और प्रबंधन, विज्ञान, तकनीकी और शैक्षणिक सहयोग और व्यापार, संपर्क और समुद्री परिवहन। वहीं इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन एक अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 7 मार्च 1997 को हुई थी। इसका मकसद हिंद महासागर की सीमा से लगे देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग और सतत विकास को बढ़ावा देना है। इसका मुख्यालय है मॉरिशस में एबने में। वर्तमान में इसमें 23 सदस्य देश हैं और 12 डायलॉग पार्टनर्स हैं। सदस्य देशों में ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, कोमोरोस, फ्रांस, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, केन्या, मेडागास्कर, मलेशिया, मालदीव, मॉरिशस, मोजाम्बिक, ओमान, सेशल्स, सिंगापुर, सोमालिया, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, तंजानिया, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, यमन शामिल हैं। जबकि डायलॉग पार्टनर में चीन, मिस्र, सऊदी अरब, जर्मनी, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, रूस, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका हैं। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन विकास से जुड़े 6 क्षेत्रों पर फोकस्ड है। इसमें समुद्री सुरक्षा से लेकर पर्यटन और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने को भी शामिल किया गया है। एसोसिएशन का सर्वोच्च निकाय विदेश मंत्रियों की परिषद है, जिसकी बैठक हर साल आयोजित होती है। सारे अहम फैसले यहीं लिए जाते हैं। 2023 से 2025 की अवधि के लिए श्रीलंका इस परिषद का अध्यक्ष है। चलिए देखते हैं आज का टर्म ऑफ द डे, और आज का टर्म ऑफ द डे है हुंडी। भारत में साख पत्रों का चलन बहुत प्राचीन है, इन्हें ही हुंडी कहा जाता है। देखिए, जब व्यापारी नकद में लेन देन करते हैं तब तो कोई बात नहीं, लेकिन जब व्यापार उधारी में किया जाए तो इसी समस्या का समाधान है हुंडी। जब व्यापारी तुरंत सौदे का पेमेंट नहीं कर पाते तो माल बेचने वाले को एक साख पत्र दिया जाता है।
ये साख पत्र एक निश्चित अवधि के लिए होता है। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें लिखा होता है कि व्यापारी इस निश्चित तिथि को इतना पैसा चुकाएगा। आरबीआई के मुताबिक हुंडी एक इनफॉर्मल सिस्टम का हिस्सा है, इसे कोई लीगल स्टेटस हासिल नहीं है। ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 में कवर्ड भी नहीं है। आरबीआई के मुताबिक वर्तमान समय में इन्हें बिल ऑफ एक्सचेंज से कंपेयर किया जाता है। बिल ऑफ एक्सचेंज एक वित्तीय दस्तावेज है जो एक व्यक्ति दूसरे को तयशुदा राशि एक निश्चित तारीख पर भुगतान करने का आदेश देता है। लेकिन ये बिल ऑफ एक्सचेंज से कहीं ज्यादा मॉडर्न टाइम के चेक के बराबर थे, जिन्हें स्थानीय बैंकर्स द्वारा जारी किया जाता था। आइए देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। 11 और 12 सितंबर को सिविल एविएशन पर दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन भारत में आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन का आयोजन भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय सिविल एविएशन संगठन द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। इसमें चीन और पाकिस्तान सहित लगभग 40 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। एशिया प्रशांत क्षेत्र वैश्विक हवाई यातायात में अहम योगदान देता है, क्योंकि कुल वैश्विक उड़ान में एशिया प्रशांत क्षेत्र की हिस्सेदारी 33% से अधिक हो गई है। वहीं यदि हम भारत की बात करें तो भारत वर्तमान में घरेलू क्षेत्र में तीसरा सबसे बड़ा एविएशन बाजार है। पिछले दशक में भारत में विमानों और हवाई अड्डों की संख्या में भी बढ़ोतरी देखी गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सिविल एविएशन पर पहला एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2018 में बीजिंग में आयोजित किया गया था। चीन के एप्स्टार 6E उपग्रह ने हांगकांग में सफलतापूर्वक इन ऑर्बिट टेक्नोलॉजी वेरिफिकेशन और ग्राउंड स्टेशन टेक्नोलॉजी में सफलता प्राप्त की है। इसका अर्थ है कि उपग्रह सभी इन ऑर्बिट परीक्षणों को सफलतापूर्वक पास करने के बाद पूरी तरह से शुरू हो गया है। यह चीन का पहला संचार उपग्रह है जो पूरी तरह से इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन द्वारा संचालित है। चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन द्वारा विकसित यह उपग्रह भूस्थिर कक्षा में संचालित होगा। इसे जनवरी 2023 में लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट के जरिए प्रक्षेपित किया गया था। इसे 15 वर्षों तक चलने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका मकसद दक्षिण पूर्व एशिया में कुशल और उच्च क्षमता वाली ब्रॉडबैंड संचार सेवाएं मुहैया करना है। ओमान तट के पास एक तेल टैंकर के पलटने के बाद उसके 16 लोगों का पूरा दल लापता हो गया। इस दल में 13 भारतीय और 3 श्रीलंकाई नागरिक शामिल थे। भारतीय नौसेना ने खोज अभियान के लिए INS टेक को तैनात किया है। सल्तनत के मैरीटाइम सिक्योरिटी सेंटर द्वारा की गई जानकारी के अनुसार कोमोरोस के झंडे वाला एक तेल टैंकर रस मदराका से 25 समुद्री मील दक्षिण पूर्व में डुक्म बंदरगाह शहर के पास पलट गया। डुक्म बंदरगाह ओमान के दक्षिण पश्चिमी तट पर स्थित है और इस जहाज की पहचान प्रेस्टीज फाल्कन के नाम से हुई है। यह जहाज 2007 में निर्मित 117 मीटर लंबा तेल उत्पाद टैंकर है। सरकार ने भारत का ई-मोबिलिटी R&D रोड मैप जारी किया है। इसका मकसद भारत को इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी में वर्ल्ड लीडर के रूप में स्थापित करना है। रोड मैप के 4 मुख्य केंद्र बिंदु ऊर्जा भंडारण सेल, EV एग्रीगेट्स, मटेरियल एंड रिसाइकलिंग और चार्जिंग एंड रिफ्यूलिंग है। यह रोड मैप इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने के लिए 5 साल की योजना प्रदान करता है। यह 2030 तक उत्सर्जन में 45% की कटौती करने की भारत की योजना का एक हिस्सा होगा और नेट जीरो लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करेगा। इसे ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने तैयार किया है। भारत सरकार यूविन पोर्टल को अखिल भारतीय स्तर पर लॉन्च करने की योजना में है। नियमित टीकाकरण की इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री बनाए रखने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत पोर्टल को कोविड-19 वैक्सीन प्रबंधन प्रणाली कोविन की तर्ज पर डिजाइन किया गया है। वर्तमान में यूविन पश्चिम बंगाल को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पायलट मोड में है। इस प्लेटफॉर्म का उपयोग प्रत्येक गर्भवती महिला को पंजीकृत करने और टीकाकरण करने, नवजात शिशु के जन्म को पंजीकृत करने और टीकाकरण कार्यक्रमों के लिए किया जाएगा। आइए अब जल्दी से देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित प्रश्न। पहला सवाल है, एशिया की पहली हेल्थ रिसर्च से संबंधित प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी का शुभारंभ किस शहर में किया गया है? इंदौर, फरीदाबाद, पुणे या फिर बेंगलुरु? अगला प्रश्न है, नीति आयोग में वाइस चेयरपर्सन या उपाध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या इनमें से कोई नहीं? आइए देखते हैं पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या है। पहला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार भारत में सबसे बड़ा मखाना उत्पादक राज्य है। मखाना हाई फैट और सोडियम के लिए प्रसिद्ध है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। सही जवाब है विकल्प ए यानी केवल एक। अगला प्रश्न था, हाल ही में भारत के किस शहर ने 24 घंटे में 11 लाख से अधिक पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया?
इंदौर, सूरत, नागपुर या फिर अहमदाबाद? और सही जवाब है विकल्प ए, इंदौर। तो आज न्यूज एट 9 में फिलहाल इतना ही। कल रात 9 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की पीडीएफ हासिल करना चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जिस पर इसकी पीडीएफ रोजाना मिलती है। और आज जो सवाल मैंने पूछे हैं उनके जवाब भी कमेंट बॉक्स में देने हैं। नमस्कार।